Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. 16 दिसंबर 2021 को आप लोगों का NFL का एग्जाम होने वाला है और NFL के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रहेंगे जनरल इंग्लिश से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो भी आप लोगों का 50 मार्क्स का आना है। तो यहाँ पर आज हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस NFL के एग्जाम से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस को आई बटन पर मैंने डाला हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को पेपर से पहले जरूर देखकर जाएं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें ये पूछा हुआ है कि उस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। और यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ। शी डोंट स्पीक ऑफ आइदर जर्मन और फ्रेंच। दिस इज द गिवन सेंटेंस। ये आपको एक सेंटेंस जो है वो दिया हुआ है और इसमें आपको एरर बताना है कि यहाँ इसमें इस सेंटेंस में कहाँ पर कुछ एरर है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं डोंट, ऑफ, और स्पीक। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है आप जरूर बताइए देख के। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शी डोंट स्पीक आइदर जर्मन और फ्रेंच। तो यहाँ पे ये जो ऑफ आपको दिखाई दे रहा है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑफ होगा उसकी कोई भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही एरर है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा। शी डोंट स्पीक आइदर जर्मन और फ्रेंच। तो ऑफ की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ऑफ यहाँ पे एक एरर था। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में कुछ एरर दी होगी और आपको वो एरर जो है वो पहचाननी होगी और ऑप्शन में उसको टिक करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस जो है आपको दिया गया है। The sentence is Neha, who she is my best friend, is a singer. तो यहाँ पे इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना है और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नेहा के बाद कॉमा है, she who is my best friend के बाद कॉमा है, फिर है is a singer। सेकंड ऑप्शन में नेहा who is my best friend इज अ सिंगर। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में नेहा के बाद कॉमा है, नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड हु शी इज अ सिंगर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये आपको जो सेंटेंस दिया गया है नेहा हु शी इज माई बेस्ट फ्रेंड इज अ सिंगर, ये आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस जो है इसका सही आंसर बनेगा। तो देखो यहाँ पे नेहा के बाद कॉमा है और फिर से शी लगा हुआ है। तो जब एक बार नेहा बता दिया तो वहां पे शी जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा अगर हम देखें तो नेहा हु इज माई बेस्ट फ्रेंड इज अ सिंगर, ये सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है यही यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अब हम सी पोर्शन को देख लेते हैं। नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड हु शी इज अ सिंगर। तो जब एक बार नेहा का नाम यहाँ पर आ गया तो हु और शी जो है वो दोबारा रिपीट नहीं, शी जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यही इस सेंटेंस की ग्रामेटिकली मिस्टेक है कि यहाँ पे एक बार जब नाम आ जाता है चाहे वो बॉयज का नाम हो गर्ल्स का हो तो वहां पे दोबारा ही और शी जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो रहेगा नेहा। इसके अलावा भी मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बता देती हूँ। जो करेक्ट आपका सेंटेंस बन रहा है वो बनेगा नेहा
हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद कॉमा है, नेहा के बाद कॉमा है, नेहा के बाद हम रुकेंगे नेहा जो कि मेरी फ्रेंड है, सिंगर है, तो शी जो है वो रिपीट नहीं होगा, इज अ सिंगर। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे शी है, वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज की तरह वर्क करता है। तो ये क्या करता है, इट रिप्लेसेस वर्ड्स लाइक शी, ही, हिम, हर, दे, देम एंड एक्सेट्रा। और इट इज वेरी रॉन्ग टू रिपीट द प्रोनाउंस इन द रिलेटिव क्लॉज, इसीलिए जो शी है वो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। तो जो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस जो है वो आपको दे दिए जाएंगे और वहां पर आपको पहचानना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ग्रामेटिकली। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस जो है वो है द अर्थ राउंड द सन, और यहाँ पे आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ब है वो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन में से चूज करनी है। तो यहाँ पे जो ये अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी वो आपको चूज करनी है इस सेंटेंस के लिए। द अर्थ डैश राउंड द सन, फर्स्ट ऑप्शन इज मूव्स, मूव्ड, मूव या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, द अर्थ मूव्स, क्योंकि अर्थ के साथ हमेशा क्या होता है, जैसे कोई नाम है, राम, श्याम, या आपका ही है, शी है, तो उनके साथ क्या होता है कि जो वर्ब होती है उसमें एस आप ऐड कर देते हो, तो उसमें एस जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो है मूव, तो यहाँ पे उसके साथ क्योंकि अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, उनके साथ वर्ब में एस जो है वो ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मूव्स। तो अर्थ मूव्स राउंड द सन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। अब हम इसका देख लेते हैं क्या सेंटेंस बन रहा है करेक्ट। तो इसका सेंटेंस बनेगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कुछ वर्ब जो है वो फिलअप करनी होगी। ठीक है, जैसे यू है तो यू के साथ आप एस नहीं लगाएंगे, अगर यू आ जाता है तो यू के साथ एस नहीं लगता है। शी, ही, गीता, सीता, किसी का नाम, उनके साथ वर्ब में एस जो है वो ऐड हो जाता है, वो भी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिंसिक। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है इंट्रिंसिक और उसका आपको एंटोनिम बताना है। तो देखो मैं सिनोनिम और एंटोनिम का हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची होता है, और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट यानी कि उल्टा, यानी कि इंट्रिंसिक का अपोजिट क्या होगा। तो इंट्रिंसिक वर्ड की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, जो कि सच्चा है, जो कि आपके पास है, ऑलरेडी नेचुरल है। अगर हम इंट्रिंसिक के एंटोनिम की बात करें, अपोजिट की बात करें, तो वो आपका जो बनता है वो बनता है एक्स, एक्स ट्रिन, ERI और N और सिक, इंट्रिंसिक, वो बनता है इंट्रिंसिक। ठीक है, यानी कि ये है आपका इंट्रिंसिक का अपोजिट होगा एक्सट्रिंसिक, यानी कि जो हम बाहर से लेते हैं, जो हम अर्जित करते हैं, जो हमारे पास नेचुरली नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एंटोनिम की बात देखें इंट्रिंसिक का, जो अपोजिट होगा तो वो होगा एक्वायर्ड, क्योंकि एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, जो कि हम बाहर से करते हैं, आउटसाइड करते हैं, जो कि हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा एक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है एक्वायर्ड। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम आप आंसर जो है वो बता दीजिए, तो यहाँ पे सारे आंसर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर कमेंट जरूर करते रहें
और ये जो आपका क्विज चल रही है इसको आप अटेम्प्ट करते रहे। अदरवाइज सारे आंसर मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं उनकी कंफर्ट के लिए सारे आंसर टिक कर रही हूँ। और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करते रहें अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं आपको आंसर बताऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ने हिंदी में पढ़ाने के लिए भी मैसेज किया है और उन्होंने कहा है कि आप आंसर जो है वो टिक कर दीजिए, तो हम आंसर टिक कर देंगे और आपको हिंदी में भी बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ऑगल। कह रहे हैं ऑगल का अपोजिट बताइए। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उसका उल्टा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये वर्ड पढ़ देती हूँ आपके लिए, लीड, गेज, इग्नोर या फिर गॉग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑगल का मीनिंग जान लेते हैं कि ऑगल का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। तो जो ऑगल होता है उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आपका घूरना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंदी में आप लोगों के लिए लिख देती हूँ जिन बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, और हिंदी की राइटिंग तो अच्छी है मेरी, लेकिन थोड़ा सा जो है ये पेन टैबलेट से लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, घूरना होता है ऑगल का मीनिंग, और इसका जो अपोजिट होगा, घूरना यानी कि किसी को देखना। ठीक है, और मतलब स्टे गेज करना। ठीक है, गेज होता है, ओगल का मीनिंग होता है गेज यानी कि घूरना। इसका दूसरा जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो होता है गेज। ठीक है, GAZE, गेज बोलते हैं, गेज मतलब घूरना। अब कह रहे हैं इसका अपोजिट बताइए, तो इसका अपोजिट होगा किसी को इग्नोर करना, यानी कि किसी को हमें इग्नोर करना। इग्नोर इज द अपोजिट ऑफ ऑगल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है इग्नोर। इग्नोर करना मतलब किसी को मतलब देखना नहीं। ठीक है, तो इग्नोर है यहाँ पे इसका मीनिंग, अपोजिट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द विंड इज वेरिएबल टुडे। कह रहे हैं विंड जो है, हवा जो है आज वेरी कर रही है। आज हवा वेरी कर रही है, यानी कि हवा कभी बढ़ रही है, कभी तेज चल रही है, कभी कम चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि आप बताइए सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, यानी कि जो ये ब्लैक कलर में वेरिएबल शब्द आपको दिया गया है इसका आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या होगा? वेरिएबल मतलब द थिंग विच इज वेरिंग, जो कि बढ़ रही है, चेंज हो रही है। सॉरी, बढ़ नहीं, चेंज हो रही है। वेरिएबल का मतलब होता है द थिंग विच इज चेंजिंग विद टाइम। तो टाइम के साथ साथ ये वेरी कर रही है। हवा जो है वो आज वेरी कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, माइल्ड का मतलब क्या होता है? माइल्ड मतलब धीरे धीरे। शिफ्टिंग का मतलब चेंज होना। स्टीडी का मतलब होता है कांस्टेंट, और चिलिंग का मतलब होता है ठंडा। तो आप देख लीजिए कि इसका जो वेरिएबल है उसका सिनोनिम क्या बन रहा है। सिनोनिम मतलब उसका पर्यायवाची, यानी कि कौन सी चीज है जो चेंज हो रही है। तो शिफ्टिंग यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जो कि चेंज से रिलेटेड है। शिफ्टिंग मतलब चेंज होना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है ये पहले बड़े साइज की थी, आपने ये वाली स्ट्रॉबेरी ले ली। आपकी जो सिस्टर है उसने ये वाली स्ट्रॉबेरी ली, छोटे साइज की थी। अब ये स्ट्रॉबेरी का साइज और छोटा हो गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी का साइज है वो वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज अगर हो रहा है तो वो वेरिएबल कहलाता है, और वेरिएबल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा शिफ्ट, शिफ्ट होना। सिनोनिम ऑफ वेरिएबल इज शिफ्टिंग। वेरिएबल मीन्स चेंज और शिफ्ट टाइमली। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम रहेगा वो शिफ्टिंग रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेनरिक इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। कह रहे हैं जेनरिक जो है, जो ये जेनरिक वर्ड आपको दिया गया है, ये मोस्ट सिमिलर, इसका मीनिंग क्या होगा? यानी कि जेनरिक का पर्यायवाची क्या होने वाला है, जो कि जेनरिक जैसा ही यहाँ पे एक वर्ड जो है आपको दिया गया है वो छांटना है। तो कह रहे हैं ब्रांडेड होगा, इसका आंसर ब्रांडेड होगा, बेसिक होगा, ट्रेडमार्क्ड होगा या फिर स्पेसिफिक होगा। देखो, जेनरिक का मतलब जो हिंदी में होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जेनरिक का मतलब होता है सामान्य, सा और
मान्य, ठीक है। जेनरिक का मतलब होता है सामान्य, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जेनरिक का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑडी, वो होता है ओ और आर और डी, आई और एन, ए, आर और वाई। तो ये ऑर्डिनरी होता है इसका पर्यायवाची। जेनरिक का जो सिनोनिम है वो है ऑर्डिनरी या फिर सामान्य। यानी कि अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जेनरिक का मीनिंग होता है जेनरिक इज रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि एक जैसी चीजों से रिलेटेड जो ग्रुप होता है वो आपका कहलाता है जेनरिक। देन अ पर्टिकुलर वन, यानी कि स्पेसिफिक नहीं होता है। जेनरिक जो होता है वो एक जैसा होता है, स्पेसिफिक मतलब केवल एक ही होता है। तो स्पेसिफिक तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जेनरिक मीन्स विच इज रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। एक जैसी चीजों से रिलेटेड जो ग्रुप होगा वो जेनरिक होता है। और यहाँ पे पर्टिकुलर वन मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इट इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग, और ये कोई ब्रांडेड और ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं होता। ये जेनरिक का मतलब है सामान्य, ऑर्डिनरी। तो अगर हम जेनरिक की बात करें तो इसका जो क्लोज मीनिंग आएगा निकल के वो आएगा जेनरिक इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बेसिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है, और आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को भी हिंदी में बता दिया जाए, और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में बताया जाए। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following sentence is correctly punctuated? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है, यानी कि उसमें जो पंक्चुएशन लगाई गई है वो करेक्ट है। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ सारे जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी सेंटेंसेस हैं। एवरीवन has special skills. Some people use them very well. बी ऑप्शन में कहा गया है everyone has special skills, और इसके बाद ये वाला कोलन लगा हुआ है, and some people, and के बाद कॉमा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। some people use them very well, तो यहाँ पे ये भी आ गया है और कॉमा भी आ गया है। तो ध्यान दीजिए ये दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे ये दो चीज आ रही है, ठीक है। ये दो एक साथ नहीं आती। उसके बाद everyone has a special skill, some people use them very well, तो यहाँ पे ना तो कोई कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा भी नहीं है बीच में। फिर कह रहे हैं everyone has special skill, and के बाद कभी भी कॉमा नहीं आता है, ठीक है। एंड के बाद कॉमा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी देखो एंड के बाद कॉमा आ रहा है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी सही नहीं है। एंड सम पीपल यूज देम वेरी वेल, तो इन दोनों बी और डी के करेक्ट ना होने का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे ये वाला भी रिपीट हो रहा है और एंड के बाद कॉमा आ रहा है, यहाँ पे भी एंड के बाद कॉमा आ रहा है। तो एंड के बाद कॉमा नहीं आता है, एक तो ये पंक्चुएशन गलत हो गई। दूसरा अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो एवरीवन हैज स्पेशल स्किल, इसके बाद हमें एक जो है कॉमा या कोलन जो है वो हमें लगाना चाहिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के लिए, क्योंकि ये दो सेंटेंस है और एक दूसरे को ऐड कर रही है। सम पीपल यूज देम वेरी वेल, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एक फ्लो में बात कही जा रही है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका ग्रामेटिकली पंक्चुएटेड करेक्टली होगा। तो कह रहे एवरीवन हैज स्पेशल स्किल, फिर हम रुक गए थोड़ी देर, फिर हमने कहा सम पीपल यूज देम वेरी वेल, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आपका पंक्चुएटेड है करेक्टली। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर आप ध्यान से देख सकते हैं, जिसको समझ में ना आ रहा हो वो आंसर जरूर देख के जाएं। एवरीवन हैज स्पेशल स्किल, सम पीपल यूज देम वेरी वेल, तो यहाँ पे ये जो कॉमा आया है ये तो दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए आया है, और ये जो आपका डॉट दिखाई दे रहा है ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम एक बात कह रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जो है वो रुक के दूसरी बात भी कहनी है, इसीलिए हम ये वाला जो कॉमा है इस तरीके के सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एवरीवन हैज स्पेशल स्किल, सम पीपल यूज देम वेरी वेल इज द सेंटेंस विच इज करेक्टली पंक्चुएटेड, तो यहाँ पे ए होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ स्पार्टन। कह रहे हैं स्पार्टन जो आपका ये वर्ड दिया गया है इसका पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। तो कह रहे हैं गैरिश, फॉरगिवन, सिविलाइज्ड या फिर ब्रेव। तो देखो आपको जो कंफ्यूजन हो सकता है, सबसे पहले तो आपको स्पार्टन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो स्पार्टन का मीनिंग जो होता है वो होता है वीर, वीर बोलते हैं, ठीक है, वीर होता है स्पार्टन, ब्रेव होता है स्पार्टन, और निर्भीक होता है। यानी कि जो निर्भीक है वो है स्पार्टन। स्पार्टन का हिंदी मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग होता है निर्भीक, वीर, ठीक है। और ये जो वीर है वो ब्रेव से मैच कर रहा है। और सिविलाइज्ड जो होता है, सिविलाइज्ड जो होता है वो ब्रेव, सिविलाइज्ड जो है वो ब्रेव हो सकता है, पर हर कोई ब्रेव जो है वो सिविलाइज्ड नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेव जो है वो इसका सिनोनिम लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेव जो है वो कैसा होता है, निर्भीक। जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पार्टन कहे जाते हैं, ब्रेव कहे जाते हैं, बहादुर और वीर, निर्भीक माने जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेव होगा इसका सिनोनिम, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वाइल। वाइल का पूछा है अपोजिट। तो सबसे पहले तो हम वाइल को जान लेते हैं कि वाइल का शाब्दिक हिंदी मीनिंग जो है वो क्या होता है। देखो वाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है नीच या फिर घिनौना, ठीक है। यानी कि जो बंदा जो है वो थोड़ा सा जो है वो नीच है या घिनौना है, हिंदी में बोला जाता है वाइल वर्ड, वाइल को हिंदी में बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, इट्स नॉट अ गुड वर्ड, तो यहाँ पे आप सुन लीजिए वाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जो है इसके हम एंटोनिम्स छाटेंगे, ठीक है, यानी कि इसका अपोजिट छाटेंगे, यानी कि इसका अच्छा वर्ड हम छाटेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो कोर्स होता है इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा, खुरदुरा, ठीक है। तो ये खुरदुरा है, खुरदुरा जो होता है वो कोर्स होता है। तो वो इसका सिनोनिम है, वो वाइल का ही सिनोनिम है, खुरदुरा होना, रफ होना, कोर्स होना, वो इसका सिनोनिम है, अपोजिट नहीं है। इसी तरह से विशियस जो होता है उसका मतलब भी आपका जो होता है वो होता है आपका लो लेवल, जिसका विशियस मतलब लो, लो पर्सन, ठीक है, लो इन लेवल, लो लेवल। और एब्जेक्ट का मतलब भी आपका वाइल ही होता है। एब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो है वाइल, वाइल मतलब आपका घिनौना। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये जो आपका एब्जेक्ट है, विशियस है और कोर्स है, ये वाइल के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस वर्ड की अगर बात करूं वर्चुअस की, तो जो वर्चुअस होता है उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वर्चुअस का हिंदी मीनिंग होता है धार्मिक होना, धार्मिक, क्या होता है, धार्मिक, यानी कि रिलीजियस। तो ये जो है वर्ड है आपका वर्चुअस, ये होगा वाइल का अपोजिट, वाइल का एंटोनिम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वर्चुअस, ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहले जो भी आपको वर्ड दिया जाएगा उसका आप हिंदी में मीनिंग अगर जानते हैं या इंग्लिश में भी अगर जानते हैं तो आप उसका मीनिंग इजिली जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको वाइल का एंटोनिम बताया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके हैं, कुछ क्वेश्चन आपके बायो से रिलेटेड जैसे आते हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड, वो मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ डे डू द किडनीज फिल्टर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी जो दो किडनियां होती हैं वो एक दिन में कितने लीटर ब्लड को फिल्टर करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है जो हमारी दो किडनीज होती हैं एक दिन में कितने लीटर ब्लड को फिल्टर करती हैं। 100 लीटर ब्लड, 200 लीटर ब्लड, 150 लीटर ब्लड या फिर 400 लीटर ब्लड्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसका जो आंसर रहेगा वो मैं जरूर बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपने कहा था कि पहले आंसर बता दिया करो फिर एक्सप्लेन किया करो। तो आपने ये बोला था कि मैम पहले आंसर जरूर बताइए फिर एक्सप्लेनेशन बता दीजिए, क्योंकि आपको आंसर चाहिए, शायद आप एक्सप्लेनेशन ना सुनना चाहें। तो जो लोग सुनना चाहते हैं उनको मैं एक्सप्लेनेशन भी करके बताऊंगी। यहाँ पे मैं बता रही हूँ इसका आंसर है 200 लीटर। तो हमारी जो दोनों किडनियां होती है वो एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 200 लीटर ब्लड जो है वो फिल्टर करती है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है वो है 200 लीटर्स।
और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, किडनी फिल्टर्स 200 liters of blood each day and removing 2 liters of toxins, waste and waters in the process. तो जो किडनी होती है वो रिमूव करती है 2 liters of toxin, waste and waters in the process. तो यहाँ पे 200 liters ब्लड को पर डे जो है एक दिन में किडनी फिल्टर करती है। अब अगर हम किडनी के बारे में बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लड, वेस्ट एंड वाटर एंटर्स हियर थ्रू द रेनल आर्टरी, यहाँ से एंटर करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लड विदाउट वेस्ट और एक्सेस वाटर लीव हियर थ्रू द रेनल वेन। Excess water and toxin waste in the form of urine leaves here via the ureter. तो इस तरह से ये जो किडनी है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे 200 लीटर जो है वो पर डे ब्लड फिल्टर करती है किडनी। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, कौटिल्य was the prime minister of which ruler? तो ये कुछ एक क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री से लिया है यहाँ पे आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर? कह रहे कौटिल्य जो थे, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है, वो कौन से शासक के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कौन से राजा के राज्य में प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, ठीक है। देयर इज वन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। तो ये चंद्रगुप्त है और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा, ये आपका जो है ये होगा आपका यहाँ पे चालुक्य शासन है। ए ऑप्शन को आप सुन लीजिएगा, ए ऑप्शन जो है वो चालुक्य शासक है। और यहाँ पर ये चंद्रगुप्त 2 है और ये चंद्रगुप्त मौर्य है और ये अशोक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है चालुक्य शासक। चालुक्य के वंश में रहे थे, या चंद्रगुप्त सेकंड के शासन में थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में थे, या फिर अशोक के शासन में थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजा थे, रूलर थे, उनके राज्य में कौटिल्य जो थे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका बता देती हूँ, आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये मौर्य डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो मौर्य डायनेस्टी 265 BCE के आसपास रही है। और आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है चाणक्य अर्थशास्त्र के जो है ज्ञाता रहे हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अर्थशास्त्री इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे है ये मौर्य डायनेस्टी है, आप देख सकते हैं। और ये है पिक्चर जो है चाणक्य का है, कौटिल्य जी का है, जो कि अर्थशास्त्री रह चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट खेलो इंडिया सपोर्ट स्कूल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी? तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और रिसेंटली ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। कह रहे हैं फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल जो है, इंडिया का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल जो है, वो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी सिटी में बनाया गया है, कौन से शहर में बनाया गया है? तो कह रहे हैं शिलोंग में, इम्फाल में, गुवाहाटी में, या फिर गैंगटॉक में। इंडिया का पहला खेलो सपोर्ट स्कूल जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कौन सी सिटी में बनाया गया है? तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर जरूर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है शिलोंग। पहले तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, शिलोंग है इसका आंसर, और इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, जो यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स के और स्पोर्ट के, वो है किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू जी ने रिसेंटली लॉन्च किया है असम राइफल पब्लिक स्कूल इन शिलोंग। तो यहाँ पे जो असम राइफल पब्लिक स्कूल है शिलोंग में लॉन्च किया गया है, ये इंडिया का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है, और ये नॉर्थ ईस्ट में है, शिलोंग में है।
ठीक है। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 9 स्पोर्ट स्कूल हैव बीन अप्रूव्ड अक्रॉस द कंट्री। और इसी तरह के खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल जो है वो और 9 स्कूल जो हैं वो हमारी कंट्री में अप्रूव किए गए हैं। और अगर हम इन खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल्स की बात करें तो इनका जो एम है वो यह रहता है कि हम जो हमारी एजुकेशन है उसके साथ साथ स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करके चले, स्पोर्ट और एजुकेशन को साथ साथ लेकर चले। और इसका जो एथलीट्स का खर्चा आएगा रहने का, उनकी जो फिजिकल फिटनेस के लिए जो उनका खाने पीने का जो खर्चा आएगा वो जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो देगी। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं रीड करके बताती हूँ। द एम ऑफ द खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल is to integrate sports with education, with the government bearing the expenses of the athlete of the school। तो जो एथलीट होंगे स्कूल के उनका जो भी खर्चा होगा वो सरकार बेयर करेगी। और ये जो स्कूल है इनका जो एम रहेगा वो भारत में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट को भी आगे बढ़ाने का रहेगा। तो इंडिया का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग में लॉन्च किया है और किरण रिज्जू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ और ये है जो हमारे मिनिस्टर है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है ये स्कूल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में पूछा गया है, Who is the author of the book titled The Making of Aadhaar, World's Largest Identity Platform? तो ये कह रहे हैं कि ये जो बुक है द मेकिंग ऑफ आधार, एक बुक लॉन्च की गई है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, इसके ऑथर कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम सेवक शर्मा, नंदन नीलेकानी, AK सीकरी, क्रिस गोपाल कृष्णन। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ये जो बुक लिखी गई है आधार के ऊपर लिखी गई है, द मेकिंग ऑफ आधार, आधार कैसे बनाया गया है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। और ये जो लिखा है इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है राम सेवक शर्मा। तो ये राम सेवक शर्मा जी ने ये बुक जो है ये लिखी है और इसमें अपना एक्सपीरियंस बताया है कि उन्होंने ये जो आधार जब लॉन्च किया था तो उसके टाइम पे उन्होंने क्या क्या जो चीजें देखी है उसको इस किताब में उन्होंने बताया है। तो इसका आंसर है राम सेवक शर्मा। तो राम सेवक शर्मा जी के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं UIDAI, इसके ये पहले डायरेक्टर जनरल हैं और इन्होंने ऑथर की है इस बुक को द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। और ये जो बुक है इसमें क्या बताया गया है, इस बुक में टेक्निकल डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द लीगल गवर्नेंस एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द आधार सिस्टम। तो जो हमारा आधार सिस्टम है उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द लीगल गवर्नेंस एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो इस बुक में ये बताया गया है। और ये जो है मैं आपको इनका पिक्चर दिखा देती हूँ, ये इनका पिक्चर है राम सेवक शर्मा जी का और इन्होंने ये बुक लिखी है मेकिंग ऑफ आधार। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइए, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में हो सकते हैं। अगर आप NFL के अलावा भी दूसरे एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्या आने वाला है ये आपको नहीं पता होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप अदर एग्जाम्स के लिए भी ये सीरीज जरूर देखकर जाएं। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। Which country launched the first world double stack long haul container train? तो कह रहे कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को लॉन्च किया है? चाइना ने किया है, इंडिया ने किया है, जर्मनी ने किया है, जापान ने किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इंडियंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया ने विश्व की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को लॉन्च किया है। और इसका लॉन्च जो किया है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया है इसका आंसर। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया।
India recently launched the world first double स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। तो इंडिया ने रिसेंटली विश्व की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ट्रेन ऑन द 306 kilometer long Rewari Madar section of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 306 किलोमीटर की लॉन्ग रेवाड़ी मैदार सेक्शन में इसका लॉन्चिंग की गई है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको याद रखने के लिए एक पिक्चर दिखाया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन ऑर्डर टू अलाउ ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन मिलिट्री रोल्स। कह रहे हैं कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर पर्सन को मिलिट्री रोल्स में सर्व करने के लिए ऑर्डर अलाउ किया है। सिंगापुर ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, न्यूजीलैंड ने या फिर इंडिया ने। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडेन, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जितने भी ऑल क्वालिफाइड अमेरिकन हैं उनको कंट्री की मिलिट्री में सर्विस के लिए अलाउ किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को। द यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर which allows all qualified Americans to serve in the country's military। तो यहाँ पे जो जितने भी क्वालिफाइड अमेरिकन हैं उनको मिलिट्री में सर्विस के लिए अलाउ किया गया है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट बैराक ओबामा अलाउड transgender people to serve in the military while the previous president Donald Trump banned the process। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रोसेस बैन किया था और बैराक ओबामा ने ऑलरेडी पहले अलाउ किया था जब वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बैन किया था और अब जो यूएस के करेंटली प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडेन, उन्होंने दोबारा से अलाउ किया है। तो यहाँ पे ये यूएस है कंट्री, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहे हैं द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 जो कि वाटर रिपोर्ट है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। WMO, FAO, नीति आयोग, नाबार्ड। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं WMO ने इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। तो WMA जो है उसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है WMO, ठीक है। WMO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो WMO कहलाता है। और रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 जो कि वाटर रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है एज पर द रिपोर्ट सम 3.6 बिलियन पीपल globally had inadequate access to water for 1 month per year in 2018, which is expected to surpass 5 billion by 2050। यानी कि ये और भी बढ़ जाएगा। आपका जो ये वाटर की स्कार्सिटी है ये बताई है इन्होंने 2018 तक ये कितनी थी एक महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन अफोर्डेबल रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर COVID-19 एंड प्राइस्ड एट ₹50। कह रहे हैं विच इंडियन इंस्टीट्यूट, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने अफोर्डेबल रैपिड एंटीजन किट जो है वो जारी की है COVID-19 के लिए केवल 50 रुपए में।
तो यहाँ पर हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, जो कि बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। और कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है देख लेते हैं। तो IIT जो है यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली का नाम दिया गया है, एम्स ने तो नहीं की है। IIT दिल्ली का नाम है, IISc बेंगलुरु का नाम है और NIV पुणे का नाम है। तो बहुत ही गौरव की बात है कि IIT दिल्ली ने ये 50 रुपए की जो रैपिड एंटीजन किट है कोविड-19 के लिए ये लॉन्च की है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो है IIT दिल्ली। The Indian Institute of Technology, IIT Delhi, has developed a rapid antigen test kit for COVID-19, which is priced only 50 rupees. तो ये COVID-19 होगा यहाँ पर। और the ICMR approved test kit, और ये जो टेस्ट किट है इसको ICMR ने अप्रूव किया है, और ये जो किट है ये विदिन 5 मिनट जो है टेस्ट का रिजल्ट दे देती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये IIT दिल्ली ने लॉन्च की है किट, IIT दिल्ली ICMR अप्रूव्ड, ठीक है, DSI COVID-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इस किट का पिक्चर है। तो IIT दिल्ली ने ये लॉन्च की है, जो कि इसकी कीमत बहुत कम है, 50 रुपए की ये रखी हुई है। तो यहाँ पे हम 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोविसेल्फ जो होती है वो होती है अ सेल्फ यूज किट फॉर टेस्टिंग COVID-19 इन्फेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी किट डेवलप की गई है जिसको आप खुद से यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ यूज किट है और COVID-19 के इन्फेक्शन को आप अपने आप से इस किट के द्वारा जांच कर सकते हैं। इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, ये पूछ रहे हैं। कोविसेल्फ जो है, जो कि एक सेल्फ यूज किट है COVID-19 के इन्फेक्शन के लिए, ये कौन सी कंपनी ने बनाई है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, SII, जॉनसन एंड जॉनसन, माइलैब एंड भारत बायोटेक। तो यहाँ पर पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये डेवलप की है माइलैब ने, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो माइलैब है। तो जिन स्टूडेंट्स को आंसर देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उनके लिए पहले आंसर बता दिया है, आपने कहा था तो आपके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बता दिया है। अब आप इसको देख सकते हैं ये कैसी होती है। तो कह रहे हैं कि ये कोविसेल्फ जो है COVID-19 रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट जो होती है वो यहाँ पर आप अपना इसको सैंपल डालते हैं और आपका ये जो C और T है यहाँ पे आपको ये टेस्ट का रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पे आपकी जो है ये टेस्ट का रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि तुरंत ही 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर ये आपको रिपोर्ट्स जो है बता देता है। आपको यहाँ पे अपना सैंपल जो है वो इस प्लेस पर डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं, माइलैब इसका आंसर होगा। तो माइलैब कहाँ की कंपनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। माइलैब जो है एक पुणे बेस्ड कंपनी है। माइलैब हैज डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट सेल्फ यूज किट फॉर टेस्टिंग COVID-19 इन्फेक्शन। तो पुणे बेस्ड कंपनी है माइलैब, जिसने की हमारी कंट्री की फर्स्ट सेल्फ यूज किट जो है वो यूज की है। इसे आप अपने आप से यूज कर सकते हैं। द रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट किट इज नेम्ड कोविसेल्फ, इसका नाम है कोविसेल्फ एंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR बोलते हैं, फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। तो आप याद रखिएगा कौन कौन सी किट्स है, किस किसने बनाई है। आ सकते हैं क्वेश्चन, COVID-19 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप NFL का एग्जाम देने जा रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने NFL के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप गेट केमिकल प्लैनेट की प्लेलिस्ट पर जाके सारे वीडियोस को जरूर देख कर जाएं। आपकी हेल्प के लिए, आपकी असिस्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, काफी सारे सैंपल पेपर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, आप उनको जरूर देख कर जाएं। ना देख के जाने से अच्छा है कि आप क्वेश्चंस को देख के ही चले जाएं। तो आप क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बढ़ती हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट CAR कार टी सेल थेरेपी, ये एक थेरेपी होती है जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी, विच वॉज डन रिसेंटली, जो कि अभी रिसेंटली ही की गई है, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच एलिमेंट। कह रहे हैं इंडिया की पहली कार टी सेल थेरेपी जो कि अभी रिसेंटली की गई है और कहाँ पे की गई है वो मैं आपको बता दूंगी, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच एलिमेंट। कह रहे हैं कौन सी डिसीज में वो
ये कार टी सेल थेरेपी यूज की जाती है। तो ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, कोविड या फिर एड्स। तो देखो कोविड में नहीं की जाती, एड्स में नहीं की जाती और ट्यूबरकुलोसिस में भी कार टी सेल नहीं की जाती। यह की जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैंसर। कैंसर थेरेपी है ये एक, और कार टी सेल थेरेपी इसको बोला जाता है। और इंडिया की फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी जो है वो कौन से हॉस्पिटल ने की है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर है कैंसर, ठीक है। और ये जो थेरेपी है आपकी, ये जो आपकी थेरेपी है, इंडियाज फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी was done at the bone marrow transplant unit at ACTREC। और ये कहाँ पर मौजूद है? टाटा मेमोरियल सेंटर जो मुंबई में है, TMC बोलते हैं, TMC मुंबई में ये की गई है। और ये है इंडिया की पहली कार टी सेल थेरेपी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल में मुंबई में वहां पे की गई है। द काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसको हम टी सेल कार टी बोलते हैं, थेरेपी इज अ टाइप ऑफ जीन थेरेपी। ये एक जीन थेरेपी होती है और ये यूज की जाती है कैंसर ट्रीटमेंट में, स्पेशली इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये होती है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया अगर होता है तो ये कार टी सेल थेरेपी जो है वो की जाती है। और ये टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में रिसेंटली कार टी सेल थेरेपी का यूज किया गया है। तो ये है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और ये जो थेरेपी यूज की जाती है ये यूज की जाती है कैंसर के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है, कहीं पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गेट केमिकल प्लैनेट के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।